क्लास 9 के दूसरा सबक जो है इंग्लिश का पैट्रियटिज्म उसकी एक्सरसाइज लेकर हाजिर हूँ। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बेस वर्ब्स इनटू gerunds, infinitives and participles. यूज ईच फॉर्म इनटू अ सेंटेंस। पहले जो है ये बेस वर्ब दिया हुआ है राइट, प्ले और ईट। इनको आपने तब्दील करना है जिरंड में, इन्फिनेटिव्स में और पार्टिसिपल्स में। फिर जब ये तब्दील हो जाएंगे तो हर फॉर्म को आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं। इन्फिनेटिव्स जो होते हैं, बेस फॉर्म हमारे पास राइट थी। अब जो है राइट को हमने पहले इन्फिनेटिव बनाना है, यानी असल में जो इसकी बुनियादी शक्ल है उसमें इसको लेकर जाना है, जो कि टू राइट है। टू राइट इन्फिनेटिव होता है। टू राइट से फिर राइट बनेगा, राइट से रोट, फिर रोट, रिटन और राइटिंग। ये जो आप चार फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करते हैं, V1, V2, V3 और V4, ये वही बननी है, लेकिन ये स्टार्ट आप इन्फिनेटिव से कर लिया करें। जैसे टू प्ले है, वहां से प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। ईट, टू ईट है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। अब यहाँ से इसके साथ टू हटा दें तो बेस फॉर्म बनती है, बेस फॉर्म के साथ टू इजाफा कर दें तो इन्फिनेटिव बन जाता है। मेरे ख्याल में आपको बेस फॉर्म से इन्फिनेटिव बनाना आ जाएगा। सिर्फ इनके साथ टू लगा देना है, बेस फॉर्म के साथ P1 के साथ टू लगाने से इन्फिनेटिव बनता है। और इन्फिनेटिव जो फॉर्म होती है उसके साथ से टू हटाने से वो ये बेस फॉर्म V1 बनता है। या ये ये जो है ये आपको पता है नाउन होता है, और यहाँ इस नाउन से, इस इस्म से ये फेल बनता है, वर्ब बनता है। अब आगे जो है इस फॉर्म से जो V1 है उससे ये V4 बनती है, यानी इसके साथ ing लगता है। ये अगली सारी फॉर्म जो इसी से ही बनती हैं, जैसे राइट है, जैसे प्लेड है, इस प्ले के साथ ed लगाएंगे तो V2 बनेगी, ed लगाएंगे तो V3 बनेगी, और ing लगाएंगे तो V4 लगेगी। अब कुछ जो है इरेगुलर होते हैं, जैसे ईट, एट, ईटन और ईटिंग। अब जब ये फॉर्म्स आप सीख जाते हैं, यानी बेस फॉर्म से आपने इंक फॉर्म भी बना ली, और ये भी, ये जो इंक फॉर्म होती है इसको जिरांड भी बोला जाता है। लेकिन इंक फॉर्म जो है जिरांड के तौर पर कब इस्तेमाल होती है, उस वक्त को आपने देखना है। अब ये तमाम जो है ये वर्ब्स की फॉर्म है। अब अगर वर्ब जो है, जैसे ये रेड वाला है, अगर ये वर्ब इसी हालत में इस्तेमाल हो रहा है, एक्शन को बताएगा, तो फिर इसको आप बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल या इंग फॉर्म का इस्तेमाल, यानी कि जैसे होता है ये एक्शन को बताने के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्शन के बजाय नाउन का काम करेगा, नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा, इसम के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो फिर ये जीरांड कहलाएगा। यानी जो इंग फॉर्म है वो क्या कहलाएगी, जीरांड, जब ये इस्तेमाल पे है, जब ये वर्ब को छोड़कर नाउन के तौर पर इस्तेमाल, नाउन का बेस बदल लेगी। अब या ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगी तो जिरांड कहलाएगी। अगर यही फॉर्म शक्ल बदल ले और एडजेक्टिव का रूप धार ले, शक्ल इख्तियार कर ले एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का हो जाएगी तो फिर ये पार्टिसिपल कहलाएगी। पार्टिसिपल। अच्छा, लेकिन ये भी समझ लें कि पार्टिसिपल, अब ये वैसे ये भी पार्टिसिपल है, ये दोनों पार्टिसिपल है, ये दोनों पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का दो इस्तेमाल समझ लें आप। एक तो ये है कि ये जो V3 है वो कंप्लीट एक्शन को बताती है और वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती है, जैसे आई हैव गॉन, आई हैव रिटन। तो आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक खत लिख लिया है, कंप्लीट एक्शन हो गया, ये परफेक्ट टेंसेस में इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये जो है कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल होती है, जैसे आई एम राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग। ये कंटिन्यूअस टेंस में जितने भी हैं उनमें इस्तेमाल होती है। ये तो एक्शन के लिए, ये तो आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो एक और इस्तेमाल है वो ये है कि ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, तब इनको पार्टिसिपल बोला जाता है। तब ये अगर ये वाली हो तो साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको बोला जाता है, ये वाली इस्तेमाल हो तो पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन एक्शन के अलावा एक और भी इनका इस्तेमाल है, वो समझ लें, वो एज अ एडजेक्टिव है। अब जब ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो साफ ज़ाहिर है कोई नाउन भी होगा जिसको ये क्वालिफाई करेंगे।
किसी नाउन को जब ये क्वालिफाई करेंगी तो तब किस शक्ल में या कैसे होती हैं तब पहचान करना भी ये बच्चों के लिए जरूरी होता है। इसलिए ये टेंस में तो आप पहचान लेते हैं, लेकिन जब ये और फंक्शन बदल कर आती हैं, जैसे साफ ज़ाहिर है अब ये तो आएगी तो आप कहेंगे चलें जी ये तो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन इसका अब जीरांड आएगा ये पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल होगी तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इन चीजों को समझना है आपने कि ये कैसे होता है एडजेक्टिव के तौर पर या नाउन के तौर पर। अब एडजेक्टिव है तो साफ ज़ाहिर है उस एडजेक्टिव है तो उसमें एक ऐसा लफ्ज खड़ा होगा, एक नाउन खड़ा होगा जिसको वो एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई कर रहा होगा, आपने वो ताल्लुक देख लेना होता है। जिरांड जो है अब इनका जैसे राइट का था, राइट का जो है अब इनका इस्तेमाल आप करें, राइट से जैसे वहां पे सारी फॉर्म्स बना दी। राइटिंग जिरांड जो है राइटिंग वो V4 जो इंक फॉर्म है वो इस्तेमाल होनी है। राइटिंग इन अ जर्नल एवरी मॉर्निंग हेल्प्स क्लियर माय माइंड, ये आपका फेल है। इस फेल से जो पीछे सारा ये है, ये आपका सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपने ये समझना है कि हेड वर्ड कौन सा है। हेड वर्ड सबसे इंपोर्टेंट वर्ड कौन सा है जो सबसे अहम है, वो क्या है? राइटिंग इन अ जर्नल एवरी मॉर्निंग। अब समझें, राइटिंग इन अ जर्नल किसकी बात हो, राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, जर्नल की बात नहीं हो रही। एवरी मॉर्निंग तो वो तो टाइम होता है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जुमले में। जुमले में इंपॉर्टेंट तो होता है इस नाउन या वर्ब, सबसे अहम होते हैं। तो हेडवर्ड, अब ये हेडवर्ड इसका हो गया, राइटिंग हो गया। राइटिंग इन ए जर्नल कह लें आप, या राइटिंग, राइटिंग हेल्प्स क्लियर माय माइंड, राइटिंग इन ए जर्नल हेल्प्स क्लियर माय माइंड, राइटिंग इन ए जर्नल एवरी मॉर्निंग हेल्प्स क्लियर। बाकी सब हटा दें, सेंस कंप्लीट रहती है। लेकिन अगर राइटिंग को हटा दें तो सेंस ही कोई नहीं देता। यानी कि हेड वर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है वो राइटिंग है, और राइटिंग जो है वो राइट से बना हुआ है और बतौर यानी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। राइटिंग के बारे में बताया जा रहा है, वर्ब से पहले है तो साफ ज़ाहिर है वो जीरांट होता है। अब टू राइट, इसको तो आप देखें, आप इसमें आई हैव ऑलवेज वांटेड टू राइट माय अ मिस्ट्री नॉवल सेट इन द एल्प्स। तो टू राइट मतलब यहाँ पे वांटेड टू राइट, वांटेड ये वर्ब है, एक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और ये टू राइट नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसम के तौर पर इस्तेमाल होगा। टू राइट जब भी आएगा आप उसको इन्फिनेटिव कह देना है आपने। वो तो जब टू के साथ वर्ब होगा तो वो इन्फिनेटिव ही है। ये तो एक बुनियादी सी शक्ल है, इसके कायदे या उनमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस पहचान कर लेते हैं। पार्टिसिपल जो है द रिटन इंस्ट्रक्शन, ये हो गया हमारा वर्ब, और इस वर्ब से जो पहले है तीन वर्ड हैं द रिटन इंस्ट्रक्शन, ये जो तीनों वर्ड हैं इनमें जो है इंस्ट्रक्शन जो है मेन वर्ड है, हेडिंग, हेडिंग है इसकी। देखें इसके, आप देखें द, दा तो आपको पता कुछ भी नहीं है, इसका कोई खास मानी नहीं होता, ये तो एक पार्टिकल होता है। रिटर्न वर, अब जुमले को देखें आप, कुछ लफ्जों को हटाएं आपको समझ आ जाएगी। रिटर्न वर मच इजियर टू फॉलो द देन द वीडियो, रिटर्न वर नहीं, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस वर मच इजियर टू फॉलो देन द वीडियो। इंस्ट्रक्शंस को जब आप रखते हैं तब आपको जुमले की कोई सेंस है, लेकिन अब इंस्ट्रक्शन के साथ जब रिटर्न लगा देंगे तो अब वो और ज्यादा इंस्ट्रक्शन क्लियर हो जाता है। यानी इंस्ट्रक्शन का ये क्या हो गया, इसमें सिफ्त हो गया, एडजेक्टिव हो गया। रिटन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जस्ट सिंपल हो गया, रिटन इंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो हेड वर्ड बना वो आपका इंस्ट्रक्शन बनता है। हिदायत, तहरीरी हिदायत, हिदायत तहरीरी यानी लिखी हुई शक्ल में हिदायत है, तो वो सिंपल सी बात है। अब इसमें जो हेड वर्ड है वो क्या है, वो तो इंस्ट्रक्शन है जो कि इसमें, और इसको मानी को जो बढ़ा रहा है वो रिटन है, जो राइट रोड रिटन से बना हुआ है। अब बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो गया, बना किससे है, वर्ब से, और काम कौन सा कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो ये पार्टिसिपल होना है। अगर देखें तो थर्ड फॉर्म है V3 है तो ये पास्ट पार्टिसिपल बनता है। और जुमला, ये तो जुमले सेंटेंस का इस्तेमाल है ना, मैं तो आपको उनकी फिर पहचान का तरीका भी समझाता जा रहा हूँ। इसमें भी ऐसे होगा, प्लेइंग द पियानो रिक्वायर्स बोथ पेशेंस एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। रिक्वायर्स का जो सब्जेक्ट है वो प्लेइंग द पियानो है, प्लेइंग द पियानो। अब समझिए आप, द पियानो रिक्वायर्स बोथ पेशेंस नहीं, प्लेइंग जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, और वही जो है इसमें हेड वर्ड है, और वो जो है प्लेइंग, प्ले से बना है, इंग के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और सब्जेक्ट है क्या है,
सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है जब आता है तो इंग जो है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, वो जीरांड होता है। अब ये नाउन को क्वालिफाई तो नहीं कर रहा ना। अब ये चीज देख लें कि अगर इंग फॉर्म है वो किस में इस्तेमाल हो रही है, वो नाउन के तौर पर या एडजेक्टिव के तौर पर। पहले एडजेक्टिव को चेक कर लिया करें, फिर नाउन के तौर पर। नहीं, एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन के तौर पर होगी। टू प्ले, सीधा बात खत्म। चिल्ड्रन प्लेइंग, अब देखें यहां से, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द साउंड ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन प्लेइंग, वो बच्चे जो पार्क में खेल रहे थे। तो ये प्लेइंग जो है चिल्ड्रन को क्वालिफाई कर रहा है, इन बच्चों की सेंस को बढ़ा रहा है कि कौन से बच्चे जो खेल रहे थे। तो ये प्लेइंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जो एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब से बनी हुई शक्ल होती है, इंग फॉर्म होती है या वी थ्री होती है, तो वो पार्टिसिपल कराती है। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप इसको कहें या खाली पार्टिसिपल कहें। इसमें भी वही है, ईटिंग अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट, ये यहाँ तक जो है आपका सब्जेक्ट है। प्रोवाइड्स से पहले पहले जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अब ईटिंग प्रोवाइड्स, बैलेंस्ड प्रोवाइड्स, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड्स। अब इसी चीज को आपने देखना है कि हेड वर्ड्स कौन सा इसका बनता है। ईटिंग अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ ये जो है इसमें ईटिंग जो है वही बनता है। और ईटिंग जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट का जब काम करेगा तो क्या कहलाएगा, जीरांड। टू ईट आ गया। अच्छा, इनके अलावा एक बात याद रखें, ये वर्ब तो होते हैं लेकिन इनके अलावा जो मेन वर्ब्स होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे ये प्रोवाइड्स, ये मेन वर्ब है, और ये तो वर्ब है नहीं ना। वर्ब तो है, वर्ब से तो बना, शक्ल तो है वर्ब की, लेकिन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट टू ईट, यानी ये वर्ब है लेकिन ये वर्ब की शक्ल तो है, लेकिन वर्ब तो की शक्ल है, लेकिन जो फंक्शन है वो नहीं है। फॉर्म तो है वर्ब वाली, लेकिन फंक्शन वर्ब वाला नहीं है। इसलिए फिर ये देखना है आपने, वर्ब तो है लेकिन फंक्शन उसका वर्ब वाला नहीं है, या एक्शन वर्ब को नहीं बता रहा। यहाँ पे हाफ इटन स्नैक्स, ये एक्शन तो नहीं बता रहे ना। वर्ब स्कैटर्ड, ये जो है स्टेट को बता रहा है, ये वर्ब है। जो स्टेट को बताया या एक्शन को बताया वो आपका वर्ब होता है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। वर्ब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है जब, तो जब वर्ब अपना काम करता है तो स्टेट को बताता है या एक्शन को बताता है। जब वो अपना काम नहीं करेगा, नाउन का कर देगा या एडजेक्टिव का कर देगा, तो साफ जरा नाउन का करेगा तो जीरांड कहलाएगा, एडजेक्टिव का करेगा तो पार्टिसिपल कहलाएगा। तो यहाँ पे स्नैक्स नाउन है, और स्नैक्स का जो मानी बढ़ा रहा है, हाफ इटन स्नैक्स, थोड़े थोड़े स्नैक्स खाएं और बाकी फेंकते जाएं, वो बात हो रही है। तो सादर ये हाफ इटन जो है वो उसको क्वालिटी को बता रहा है, इसमें सिफ्त है, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और वर्ब से बना हुआ है। तो जब ऐसा होता है तो फिर वो आपको पता होना चाहिए आप पार्टिसिपल। इन जुमलों में मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए थोड़े से जुमले दे दिए हैं कि आप इसमें से पहचान करें कि कौन सा वर्ड इन्फिनेटिव कैसा है, पार्टिसिपल कैसा है, जीरांड कैसा है, कहाँ पे है, कैसे पता चलता है ऐसे खाली। तो सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वो ये होता है कि आप इसमें ये पहचाने कि वर्ब हैं कौन कौन से। जी, इट इज टाइम टू गो टू द मार्केट, आप इसमें वर्ब पहचानेंगे तो पहले नंबर पर जो है वो एक इज है, और फिर ये गो खड़ा है। बस ये जब आपने वर्ब पहचान लिया, वर्ब को पहचान लें। अब देखिएगा, इसमें जो वर्ब तो दो है, या आपने ये देखना है कि ये जो दोनों वर्ब हैं, क्या ये दोनों वर्ब जो है स्टेट को बता रहे हैं या एक्शन को बता रहे हैं। इनमें से इज, इट इज टाइम, तो इज जो है वो स्टेट को बता रहा है। अब टू गो, ये आप देखें कि अगर वो स्टेट को बता रहा है, ठीक है, तो वो स्टेटिव वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। अब टाइम टू गो, जो गो से पहले टू लग गया है तो इसको तो वैसे ही देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये नाउन होता है। और जब ये टू गो नाउन है तो साफ जा रहा है उसको इन्फिनिटिव कहा जाता है, उसको टू गो को इन्फिनिटिव कहा जाता है। टू गो है इन्फिनिटिव, गो से पहले टू लगा हुआ है तो वो इन्फिनिटिव है, इसके लिए तो आपको कोई कायदे की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे अगले जुमले में आते हैं, दूसरे में, गोइंग ऑन अ लॉन्ग वॉक इज वेरी रिलैक्सिंग। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक है वर्ब से जो है आपको पता है ये गोइंग है, और दूसरा है इज, और उसके साथ है रिलैक्सिंग। ये वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया,
और ये उसका मेन वर्ब खड़ा है, रिलैक्सिंग, दरमियान में बैर गया है वो। अब ये तो वाक इज वेरी रिलैक्सिंग, यानी ये एक्शन को बता रहा है कि ये जो इज होती है बहुत आराम देने वाली होती है, ये एक्शन है, यानी कि इस एक्शन के लिए होता है, सुकून देता है, आराम देता है। अब जो गोइंग है वो क्या है? क्या वो किसी एक्शन को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है? नहीं। गोइंग ऑन अ लॉन्ग वॉक, ये तो है लंबी सैर पर जाना, बस। एक्शन को नहीं बता रहा, एक्शन तो आगे आ रहे हैं। तो जो ये है गोइंग है, ये क्या है आपका? ये जीरांड है, और ये सब्जेक्ट में है ना, सब्जेक्ट में है और इंग फॉर्म है, यानी जीरांड है, पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि ये क्वालिटी को नहीं बता रहा किसी नाउन की। गोइंग ऑन अ वॉक है, तो ये क्वालिटी को, वॉक की क्वालिटी को नहीं बता रहा। गोइंग ऑन अ वॉक है, यानी कि ये इंग फॉर्म है, चौथी फॉर्म है और जीरांड है। अगर ये जीरांड नहीं तो फिर पार्टिसिपल होने थे ना, दोनों में आपने दोनों में देखना ये जीरांड है या पार्टिसिपल है। अब ये है तो देखें, वर्ब तो नहीं रहा, अब उसके बाद ही बचता है या जीरांड है या पार्टिसिपल है। एक्शन तो ये बता नहीं रहा। अब जीरांड है, साफ जाहिर है, या पार्टिसिपल है। आप पार्टिसिपल को पहले देख रहे हैं, पार्टिसिपल होता है जो क्वालिफाई नाउन को कर रहा होता है, क्या ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा नहीं कर रहा, तो बस बात खत्म। उसके बाद है दे हैव ऑलरेडी गॉन टू द पार्क। इसमें वर्ब देखें आप, एक तो है आपके पास हैव, फिर कौन सा है? गॉन। दे हैव ऑलरेडी गॉन टू द पार्क, ये इसमें वर्ब है। इसमें जो हैव है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इमदादी फेल है, और जो गॉन है वो आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब जो है गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म है, वी थ्री है, तो साफ जरिए ये एक्शन के तौर पर एक्शन को बता रहा है। तो एक्शन के तौर पर जब होता है वी थ्री, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल है ये। अब ये तीन जुमले हैं, ये आपने खुद अपनी एक्सरसाइज करनी है, इनको लिख लें और इनको पहचानें।